नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम गोंड राजवंश के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत, जिससे पहले हम गोंड राजवंश के 3 भाग देख चुके हैं। अगर आपने वो 3 भाग नहीं देखे हों तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, लास्ट वाले पार्ट में तो था हमने गोंड राजवंश के शासक प्रेम शाह तक गोंड राजवंश का अध्ययन किया था, और आज के बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पिछले वाले भाग में हमने देखा कि जो गोंड शासक प्रेम शाह था, इसने 1634-35 ईस्वी में बुंदेला वंश के शासक जुझारू सिंह बुंदेला को चौरागढ़ के युद्ध में हराया था। तो क्या होता है, जब 1634-35 ईस्वी में प्रेम शाह के द्वारा जुझारू सिंह बुंदेला की हत्या होती है, ठीक है। जब 1634-35 ईस्वी में प्रेम शाह के द्वारा जुझारू सिंह बुंदेला की हत्या होती है, तो इसकी हत्या के बाद ही चौरागढ़ पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, चौरागढ़ जो कि गढ़कटंगा के ही अंतर्गत आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। ऐसे में जो गोंड राजवंश के शासक थे, इनके लिए यहाँ पर शासन करना दुर्लभ हो गया था, और जो मुगल लोग बाग थे, इनको यहाँ से बाहर करना मुश्किल हो गया था। तो क्या था, जो प्रेम शाह का उत्तराधिकारी था, प्रेम शाह के उत्तराधिकारी का क्या नाम था, हृदय शाह। हृदय शाह के क्या थे, मुगलों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। मुगल राज दरबार में हृदय शाह के काफ़ी अच्छे संबंध थे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हृदय शाह के मुगलों से काफ़ी अच्छा व्यवहार था, और यही कारण है कि प्रेम शाह का अगला उत्तराधिकारी हृदय शाह बन सका। ठीक है, चूंकि मुगल राज दरबार में इसके काफ़ी अच्छे संबंध थे, यही कारण है कि प्रेम शाह के बाद हृदय शाह को गोंड राजवंश का अगला उत्तराधिकारी बनने दिया गया। अब हम बात करते हैं हृदय शाह के बारे में। तो पहली बात हृदय शाह के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताई दी कि इसके मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस गोंड राजवंश के शासक, किस गोंड वंश के शासक के मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध थे। ठीक है, हृदय शाह के मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध थे, और इन्हीं संबंधों के आधार पर ये प्रेम शाह का उत्तराधिकारी बनकर गोंड राजवंश का अगला शासक सिद्ध हो सका। तो पहला पॉइंट आप यही लिख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए, गोंड राजवंश आपने जब पढ़ा तो गोंड राजवंश की शुरुआत से लेकर एक ही राजधानी रही थी। कौन सी रही थी, गढ़कटंगा, गढ़ा, गढ़मंडला। ठीक है, लेकिन जो हृदय शाह था, हृदय शाह के समय गोंड राजवंश की राजधानी गढ़कटंगा से परिवर्तित होकर रामनगर जा पहुंची थी। अब ये रामनगर मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो हृदय शाह ने अपनी राजधानी गोंडवाना से परिवर्तित कर हृदय नगर में स्थापित की। ठीक है, ठीक है, दूसरा फैक्ट इसके बारे में क्या बनता है कि इसने अपने राज्य की राजधानी गोंडवाना से परिवर्तित कर रामनगर में स्थापित की थी। तीसरी बात इसके बारे में आती है कि मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले के निकट एक गांव है जिसका नाम है हरकू खेड़ा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले के निकट एक गांव है जिसका नाम है हरकू खेड़ा,
यहाँ हरकूखेड़ा गांव के समीप, ठीक है, हरकूखेड़ा गांव के समीप हृदय शाह के द्वारा ही अपने नाम के आधार पर एक नगरी की स्थापना की गई, जिसको हृदय नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? हृदय नगर के नाम से जाना जाता है। तीन ही बातें ऐसी हैं जो कि हृदय शाह से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध थे। इसने अपने राज्य की राजधानी गोंडवाना से परिवर्तित कर रामनगर में स्थापित करी और मंडला जिले के निकट हरकूखेड़ा गांव के समीप इसने अपने नाम के ही आधार पर एक नगर की स्थापना की, जिसको हृदय नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका हृदय नगर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका रामनगर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, गोंडवाना से परिवर्तित कर रामनगर में इसने अपनी राज्य की राजधानी स्थापित की थी। फिर अगर हम बात करें इसकी मृत्यु के बारे में, तो 1671 में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब जब 1671 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद देखिए कितने बेटे थे इसके? हृदय शाह के 2 बेटे थे। ठीक है, कौन कौन से? छत्र शाह और हरि सिंह या हरि शाह। ठीक है, नाम तो इसका हरि सिंह ही है, ये मैंने शाह लगा दिया, वरना आप लोग सोचें कि सारे शाह ये सिंह कहां से आ गया। हृदय शाह के 2 बेटे थे, छत्र शाह या दूसरा कौन सा था? हरि सिंह और हरि शाह। ठीक है, तो जो छत्र शाह था ये इसका बड़ा बेटा था और इसकी मृत्यु के उपरांत इसको इसका उत्तराधिकारी बनाया गया। तो अब हम बात करते हैं छत्र शाह के बारे में। तो अगर हम बात करें छत्र शाह के बारे में, तो इसने ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया नहीं। इसने क्या किया? मात्र 13 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, मात्र इसने 13 वर्षों तक शासन किया और 13 वर्षों तक शासन करने के बाद ये हो गया दिव्यांगन, मीन्स ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद इसका छोटा भाई हरि शाह को इसके स्थान पर बैठाया गया और हरि शाह के बारे में भी कुछ ऐसा विशेष टिप्पणी नहीं मिलती हमको देखने के लिए। बस आप एक चीज याद रखिएगा, एक है पुस्तक मासिर ए आलमगिरी। ठीक है, जो मासिर ए आलमगिरी है ये आलम शाह नामक एक मुस्लिम कवि के द्वारा रचित एक कृति है और इस कृति में ऐसा बताया गया है कि 3 दिसंबर 1684 को छत्र शाह की मृत्यु के बाद हरि शाह को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। ठीक है, ये हो गई हरि शाह से छोटी मोटी संबंधित कुछ बातें। फिर हरि शाह के बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था पहाड़ सिंह या पहाड़ शाह। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए पहाड़ सिंह या पहाड़ शाह के बारे में ऐसी कौन सी जानकारी है जो कि इंपॉर्टेंट है? जो आपका पहाड़ सिंह या पहाड़ शाह था ये गोंडवाना के उत्तराधिकारी के तौर पर अच्छे से शासन करना चाहता था। ठीक है, गोंडवाना के उत्तराधिकारी क्षेत्र पर, गोंडवाना क्षेत्र पर अपना शासन करने की ये प्रबल इच्छा रखता था, पर इसकी इस इच्छा में जो सबसे बड़ा बाधक था, ठीक है, इसकी इस इच्छा में जो सबसे बड़ा बाधक था वो था मुगल समर्थक नरेंद्र सिंह। कौन था? मुगल समर्थक नरेंद्र सिंह। तो
जो मुगल समर्थक नरेंद्र सिंह था, ये काफ़ी लंबे समय से क्या था, मुगलों का समर्थन करते आ रहा था। हर बार ये मुगलों के पक्ष में बोल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, अब पहाड़ सिंह को आया गुस्सा और इसने क्या कर लिया, इससे ये अच्छे से टक्कर ले ली। ठीक है, दोनों के मध्य क्या हो जाता है, एक घमासान युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में ये जो मुगल समर्थक नरेंद्र सिंह था, ये गोंड वंश के शासक पहाड़ सिंह को पराजित कर देता है। अब जब ये इसको पराजित कर देता है, तो इसको पराजित करने के उपरांत क्या है, ये जो पराजित हो जाता है, तो पराजित होकर ये मुगल शासक औरंगजेब की सेना में जाकर ही भर्ती हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर जाकर भर्ती हो जाता है, औरंगजेब की सेना में। ठीक है, पहली बात, अगर पहाड़ सिंह से कुछ पूछा जाता है, देखिए एक चीज तो यही पूछ ली जाएगी कि पहाड़ सिंह का संबंध किस राजवंश से है, तो गोंड राजवंश से है। दूसरा अगर पूछा जाता है कि गोंड राजवंश का वो कौन सा शासक था जो कि मुगल समर्थक नरेंद्र सिंह से पराजित होकर मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना में जाकर भर्ती हो गया था, पहाड़ सिंह था। ठीक है, अब क्या हुआ, नरेंद्र सिंह ने पहाड़ सिंह को तो हरा दिया। अब जब पहाड़ सिंह यहाँ से चला गया, तो पहाड़ सिंह के जाने के पश्चात गोंड राजवंश का राज सिंहासन हो गया खाली, और इस खाली राज सिंहासन को भर दिया नरेंद्र सिंह ने। ठीक है, 1687 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं हम बात करते हैं नरेंद्र सिंह या नरेंद्र शाह। तो इसके बारे में हमने अभी देखा ही था कि एक मुगल समर्थक था, इसका नाम था नरेंद्र सिंह। जब इसने गोंड राजवंश के शासक पहाड़ सिंह को अपने साथ युद्ध में हरा दिया, तो ये 1687 ईस्वी में, कब, 1687 ईस्वी में गोंड राजवंश के राज सिंहासन पर नरेंद्र शाह के नाम से जाकर बैठ गया। ठीक है, मुगलों के नेतृत्व में। ठीक है, किसके नेतृत्व में, मुगलों के नेतृत्व में। तो एक क्वेश्चन इससे यही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से गोंड राजवंश का वो कौन सा शासक था जो कि एक मुगल समर्थक था। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन गोंड राजवंश के शासक पहाड़ सिंह को हराकर गोंड राजवंश के राज सिंहासन पर आसीन हुआ था। कौन हुआ था, नरेंद्र शाह हुआ था। अब नरेंद्र शाह के बारे में कुछ ऐसी खास जानकारी नहीं, बस ये याद रखना है कि इसकी दो बहनें थी, एक का नाम था मान कुंवरी और दूसरे का नाम था दान कुंवरी। जो मान कुंवरी है, इसका विवाह हुआ देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद के साथ। ठीक है, देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद के साथ। और जो दान कुमारी है, इसका विवाह हुआ रतनगढ़ के राजा रतन सिंह के साथ। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद का विवाह किसके साथ हुआ था, मान कुंवरी के साथ हुआ था। और रतनगढ़ के राजा रतन सिंह का विवाह दान कुंवरी के साथ हुआ था, जो कि नरेंद्र शाह की दो बहनें थी। और ये मुगल समर्थक रहा था। इसने गोंड राजवंश के वास्तविक उत्तराधिकारी पहाड़ सिंह को हराकर उसकी सत्ता को हथिया लिया था। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अब देखिए, गोंड राजवंश का एक आध पार्ट और बनकर आएगा, दो भी बनकर आ सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते कि कितने बनकर आएंगे, एक या दो पार्ट और बनकर आएंगे। और इसके बाद जो है हमारा पूरा का पूरा गोंड साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। होता क्या है, ये जो नरेंद्र शाह है, इसके बाद क्या होता है, जब नरेंद्र शाह चला जाता है तो और जो शासक आते हैं वो क्या रहते हैं, नरेंद्र शाह के ही संबंधित रहते हैं। और जो वास्तविक गोंड राज सिंहासन के उत्तराधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर सत्ता के लिए दावा ठोकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ जो वास्तविक लोग होते हैं उनके मध्य, और एक तरफ क्या होता है, जो गोंड राजवंश के जो मतलब
झूठे लोग वाग होते हैं, इनकी सत्या को हत्या लेते हैं, मुगल समर्थक रहते हैं, उनके मध्य क्या होती है, लड़ाई होती है। बीच में क्या होता है, यहाँ पर मराठा आते हैं और मराठा आकर क्या कर देते हैं, इन दोनों को गढ़कटंगा से अलग कर देते हैं और स्वयं यहाँ पर शासन करते हैं। तो विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे इसके अगले वाले भाग में। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आपके लिए एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगती है हम सबको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।